अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। हम मिडिल क्लास लोगों के घरों में शायद लग्जरी फर्नीचर या एक्सपेंसिव डेकोरेशन ना हो, लेकिन सफाई और नस्बो ज़ब्त ऑर्गेनाइजेशन ही वो चीज़ है जो घर को खूबसूरत बना देती है। लेट्स गेट स्टार्टेड आज की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का मेरा पहला स्टेप हमेशा घर के बाहर से शुरू होता है। अक्सर कुछ औरतें सीधा रूम के अंदर से सफाई करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस एरिया डस्टी हो तो सारी मेहनत कुछ ही देर में दोबारा बेकार नजर आने लगती है। इसीलिए सबसे पहले मैं डोरमैट को थ्रोली वॉश करती हूँ, फिर एंट्री डोर को वाइप और एंट्रेंस फ्लोर को भी अच्छी तरह वॉश करती हूँ। डेली बेसिस पर विला की क्लीनिंग तो यहाँ के नातूर की तरफ से होती रहती है, लेकिन जब भी मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो एंट्रेंस एरिया को खुद भी प्रॉपर्ली क्लीन जरूर करती हूँ। जहाँ यूवी में हवा के साथ फाइन डस्ट बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाती है। एंट्री डोर दिन में कई बार ओपन होता है, इसलिए एंट्रेंस को इग्नोर करने का मतलब डस्ट को खुद ही घर के अंदर इनवाइट करना। इसीलिए अगर आप भी डीप क्लीनिंग कर रही हैं तो हमेशा एंट्रेंस से ही शुरू करें। इस एक हैबिट से घर का ओवरऑल सफाई लेवल काफी इम्प्रूव हो जाता है। एनीवेज, अक्सर मेहमान मुझसे पूछती हैं कि आपका स्टूडियो रूम इतना क्लीन और फ्रेश कैसे रहता है। तो आज मैं सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, इसके पीछे की पूरी मेहनत आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं स्टूडियो रूम की डीप क्लीनिंग करूंगी, साथ ही मैं वो प्रैक्टिकल क्लीनिंग टिप्स और सिंपल हैबिट्स भी शेयर करूंगी जो लिमिटेड स्पेस को भी हमेशा नीट, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश फील करने में बहुत हेल्प करती हैं। एनीवेज, बाहर का फ्लोर अब कम्प्लीटली वॉश हो चुका है और यूएई की गर्मी का एक फायदा यहाँ ये है कि पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। डोरमैट को भी वॉश करके इमीडिएटली सेट कर दिया है। इतनी हीट में मॉइस्चर भी कुछ ही मिनट्स में नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए एंट्रेंस एरिया जल्दी से क्लीन और रेडी हो जाता है। अब चलते हैं अंदर और करते हैं रूम की एक्चुअल डीप क्लीनिंग। और क्लीनिंग के बीच एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर भी मिल गया, एक छोटी सी लिजर्ड। लगता है इसने भी सोचा होगा कि डीप क्लीनिंग का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। डीप क्लीनिंग के लिए मैं एक सिंपल टेक्निक फॉलो करती हूँ, ऑलवेज वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सिर्फ क्लीनिंग का रोल नहीं बल्कि स्मार्ट क्लीनिंग का तरीका है। जब सीलिंग और ऊपर सरफेस क्लीन होती है तो जो भी डस्ट नीचे गिरता है वो एंड में फ्लोर के साथ इजीली रिमूव हो जाता है। इससे ना सिर्फ मेहनत बचती है बल्कि एक ही जगह को बार बार क्लीन भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए पहले मैंने सीलिंग और वॉल कॉर्नर से सारी डस्ट और कॉबवेब्स रिमूव किए। वेब्स ना भी हो तो क्लीनिंग टच देना लाजमी है। ये वो एरिया है जो रोज की क्लीनिंग में अक्सर मिस हो जाता है, लेकिन पूरे रूम की फ्रेशनेस पर इनका बहुत असर होता है। उसके बाद वॉल्स, विंडोज और कर्टन्स को अच्छी तरह डस्ट फ्री किया। कर्टन्स और विंडो फ्रेम स्लोली इतनी डस्ट कलेक्ट कर लेती हैं कि कभी कभी हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। रेगुलर वाइप करने से रूम ज्यादा ब्राइट, एयरी और फ्रेश फील होता है। क्लीनिंग करते वक्त कर्टन्स को थोड़ा सा ओपन कर दें, इससे नेचुरल लाइट में डस्ट और फिंगरप्रिंट ज्यादा क्लियरली नजर आते हैं और कोई भी स्पॉट मिस नहीं होता। अगर विंडोज फ्रीक्वेंटली ओपन रहती हैं तो विंडो फ्रेम्स और सील्स को वीकली वाइप करना काफी होता है। इससे डीप क्लीनिंग के वक्त ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं विंडो कॉर्नर्स और रबर सील्स को भी जरूर चेक करती हूँ। ये छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ फाइन डस्ट बहुत जमा हो जाती है। मेरे रूम में टीवी, लैंप और दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम का एरिया मुझे डीप क्लीन करना बहुत टायरिंग लगता है। उनके वायर्स को भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करती हूँ, लेकिन फिर भी टेंगल्ड और बिखरी हुई वायर सिर्फ रूम को क्लटर्ड नहीं दिखाती बल्कि क्लीनिंग भी मुश्किल बना देती है। इसीलिए मैं समटाइम सिंपल टिप्स को ही फॉलो करती हूँ। सिंपल केबल टाइज या स्ट्रैप्स को यूज करके वायर्स को नीटली सिक्योर कर देती हूँ। देन वॉल्स पर लगी हुई सारी डेकोरेशंस और हैंगिंग को एक एक करके उतारती हूँ। डस्ट फ्री करना, वाइप करना और नीटली वापस अरेंज कर देना, ये मेरा गोल्डन रूल भी है कि डीप क्लीनिंग सिर्फ चीजों को साफ करने का नाम नहीं बल्कि हर चीज को उसकी जगह पर थॉटफुली अरेंज करने का नाम है। जब हर स्पेस ऑर्गेनाइज होती है तो छोटा सा स्टूडियो रूम भी सुकून, सफाई और एलिगेंस का एहसास देता है। वॉल्स और अपर एरियाज को कंप्लीट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है डिटेल में डस्टिंग करना। रूम की असली फिनिशिंग भी इसी स्टेज पर नजर आती है। एवरी डीप क्लीनिंग में डस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ वही डस्ट क्लीन करते हैं जो हमें नजर आ रही होती है, लेकिन असल में डस्ट छोटी छोटी सरफेसेस, कॉर्नर्स और हिडन एरियाज में भी कलेक्ट होती रहती है। मैं रूम में हर चीज को 2 टाइम्स 1 बाय 1 डस्ट करती हूँ, जैसे टीवी यूनिट, लैम्प, साइड टेबल, ओवन, डेकोरेटिव आइटम्स, बेड फ्रेम, सोफा, चेयर और जितनी भी चीजें रूम में हैं। डीप क्लीनिंग में मेरी कोशिश होती है कि कोई भी सरफेस स्किप ना हो। अच्छा, एक टिप, ड्राई डस्टर से डस्ट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, इसलिए मैं जहाँ भी पॉसिबल होता है स्लाइटली डम माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज करती हूँ। ये डस्ट को ट्रैप करता है और सरफेस को ज्यादा क्लीन फिनिश देता है। मिरर और ग्लास सरफेस के लिए भी मैं पहले डस्ट रिमूव करती हूँ फिर क्लीन करती हूँ। अगर डायरेक्ट डस्टी मिरर को वाइप करें तो अक्सर स्ट्रीक्स और क्लाउडी मार्क्स रह जाती हैं। अब बारी आती है वैक्यूमिंग की।
वैक्यूम भी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करती हूँ। सबसे पहले कर्टन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि कर्टन्स भी हवा के साथ बहुत फाइन डस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर मैं बेडशीट, मैट्रेस के एजेस, सोफा कवर, कुशन्स और फैब्रिक चेयर को भी वैक्यूम करती हूँ। एम्बॉस्ड बेडशीट सिर्फ देखने में क्लीन लग सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत फाइन डस्ट और टाइनी पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। फैब्रिक आइटम्स को रेगुलर वैक्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है एंड वॉशिंग से पहले भी वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें डस्ट इजीली ट्रैप हो जाती है। सोफा और बेड के कॉर्नर्स, कुशन्स के बीच की स्पेस, फर्नीचर के नीचे और रूम के एजेस को मैं स्पेशली चेक करती हूँ। ये वो एरियाज हैं जहाँ डेली क्लीनिंग में अक्सर अटेंशन नहीं जाती, लेकिन डीप क्लीनिंग में ये मस्ट फॉलो होते हैं। जल्दी वैक्यूम चलाने के बजाय मैं अक्सर थोड़ा आराम से हर सेक्शन को कवर करती हूँ तो डस्ट और फाइन पार्टिकल ज्यादा एफिशिएंटली रिमूव होते हैं। रूम के फ्लोर पर भी मैं झाड़ू के बजाय वैक्यूम ही यूज करती हूँ। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही है क्योंकि झाड़ू लगाने से फाइन डस्ट अक्सर हवा में उठकर रूम के दूसरी सरफेसेस पर दोबारा सेटल हो जाती है। रूम के हिडन कॉर्नर्स पर मैं अक्सर कॉकरोच किलर पाउडर को डालती हूँ जिससे कोई भी बग या कॉकरोच रूम में नजर नहीं आता। कारपेट्स के लिए भी मैं वैक्यूम को स्लोली मूव करती हूँ। बहुत फास्ट वैक्यूम करने से ऊपर की डस्ट तो रिमूव हो जाती है, लेकिन डीप पार्टिकल्स रह सकती हैं, इसीलिए हर एरिया को प्रॉपर्ली कवर करना बहुत जरूरी होता है। मेरी कोशिश होती है कि रूम का कोई भी कॉर्नर अनटच ना रहे। आई थिंक डीप क्लीनिंग की क्वालिटी सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कितनी देर सफाई की, बल्कि इससे होती है कि कितनी डिटेल के साथ सफाई की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डीप क्लीनिंग का मतलब सिर्फ रूम को ब्यूटीफुल बनाना नहीं, बल्कि एक जेन्युइनली क्लीन, हेल्थियर, फ्रेश और वेल मेंटेन्ड लिविंग स्पेस क्रिएट करना भी होता है। अच्छा, डीप क्लीनिंग के दौरान जब मैं कारपेट्स या रग्स को वैक्यूम कर रही होती हूँ तो एक ही डायरेक्शन में वैक्यूम करने के बजाय डिफरेंट डायरेक्शंस में स्लोली वैक्यूम करती हूँ क्योंकि कारपेट के फाइबर के अंदर फाइन डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स इजीली ट्रैप हो जाते हैं जो सिर्फ ऊपर से वैक्यूम करने से कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते। सो जब भी मैं वैक्यूम को डिफरेंट एंगल से मूव करती हूँ देन फाइबर्स लिफ्ट होते हैं और अंदर छुपी हुई डस्ट भी इजीली कलेक्ट हो जाती है। तो स्लो और प्रॉपर मूवमेंट ज्यादा बेटर क्लीनिंग रिजल्ट देता है। अब रूम की मेजर क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है फाइनल टचेस की जो प्रॉपर स्पेस को नीट, इनवाइटिंग और पीसफुल लुक देते हैं, जो ओवरऑल अपीयरेंस को एनहेंस करते हैं और उसे ज्यादा प्लेजेंट, वेल मेंटेन और ब्यूटीफुली अरेंज बनाते हैं। डीप क्लीन करते वक्त मैं प्रॉपरली यूज्ड बेडशीट्स को फुली चेंज करती हूँ, इंक्लूडिंग मैट्रेस कवर और कुशन्स। बेडशीट को चूज करते वक्त मैं सीजन को भी माइंड में रखती हूँ। समर के लिए लाइट और सूथिंग शेड्स जैसे कि व्हाइट, पेस्टल ब्लू या सॉफ्ट ग्रीन रूम को विजुअली ज्यादा काम और एरी फील देते हैं। बेडशीट्स को चेंज करना और प्रॉपरली सेट करना मेरे लिए क्लीन बेडिंग का फील ही अलग होता है। फ्रेश बेडशीट्स ना सिर्फ रूम की लुक को चेंज करती हैं बल्कि एक फ्रेश और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती हैं। एनीवेज, मैं एक प्रैक्टिकल टिप को जरूर फॉलो करती हूँ। समर में कॉटन या ब्रेथेबल फैब्रिक की बेडशीट्स को यूज करती हूँ क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं और हीट को भी ट्रैप नहीं करती। देन बेडशीट चेंज करते वक्त मैं मैट्रेस को कुछ देर के लिए ओपन छोड़ देती हूँ ताकि ट्रैप्ड मॉइस्चर रिलीज हो जाए और बेड फ्रेश फील हो। समटाइम्स मैं जब सोफा कवर को चेंज नहीं करती बट मैं सेम अगर यूज करूँ तो मैं फर्स्ट प्रॉपरली वॉश कर लेती हूँ। सोफा कवर को प्रॉपरली सेट करके कुशन्स को प्रॉपरली अरेंज करती हूँ। छोटी सी स्पेस में ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पर हो तो रूम ज्यादा स्पेशियस, पीसफुल और कंफर्टेबल फील होता है। अब आती है कारपेट्स की डीप क्लीनिंग। कारपेट्स डेली लाइफ में बहुत डस्ट कलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ वैक्यूम करने पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले मैं कारपेट्स पर फैब्रिक क्लीनर और शाइन स्प्रे अप्लाई करती हूँ और उसे कुछ देर के लिए लीव कर देती हूँ। क्लीनर को थोड़ा टाइम देने का पर्पस ये होता है कि प्रोडक्ट फाइबर्स के अंदर प्रॉपरली वर्क कर सके और जो डर्ट और स्टेन सरफेस पर चिपके होते हैं वो लूजन हो जाएं। अगर हम प्रोडक्ट लगाते ही वाइप कर दें तो उसे अपने काम करने का प्रॉपरली टाइम नहीं मिलता। मैं यूजुअली इसे अराउंड 10 मिनट्स के लिए ही लीव करती हूँ, फिर क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। मॉपिंग के लिए मैं एक बकेट में वार्म वाटर के साथ सुटेबल क्लीनिंग सॉल्यूशन भी ऐड करती हूँ। वार्म वाटर ग्रीस और डस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज, अपने कारपेट मटेरियल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी होता है ताकि कोई भी फैब्रिक डैमेज ना हो। कारपेट क्लीन करते वक्त एक इम्पोर्टेंट टिप ये भी है कि बहुत ज्यादा पानी यूज ना करें। कारपेट को ओवर वेट करने से ड्राइंग में ज्यादा टाइम लग सकता है और स्मेल भी डेवलप हो सकती है, इसीलिए डंप क्लीनिंग ही बेटर होती है। एक और छोटी सी हैबिट जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर पानी गंदा हो जाए तो उसे भी चेंज कर लेती हूँ। डर्टी वाटर से क्लीन करने का पर्पस खत्म हो जाता है क्योंकि हम डर्ट को रिमूव करने के बजाय दोबारा स्प्रेड कर रही होती हैं। मॉपिंग के वक्त मेरी एक छोटी सी टेक्निक ये भी है कि मैं हमेशा लाइट कलर्स एरिया से स्टार्ट करती हूँ, फिर डार्क कलर फ्लोरिंग या कारपेट की तरफ मूव करती हूँ।
इस टेक्निक से अगर मॉप पर थोड़ी बहुत डस्ट या डर्ट भी रह जाए तो वो पहले ही डार्कर एरिया में हैंडल हो जाती है और लाइट सरफेसेस पर मार्क्स रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेक्शन के बाद मॉप को राइंस कर लूँ ताकि एक ही डर्टी वाटर से पूरा कारपेट क्लीन ना हो। अच्छा, मॉपिंग की मेरी एक और हैक ये भी है कि मैं हमेशा रूम के एक कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ और सिस्टमेटिकली दूसरी साइड की तरफ मूव करती हूँ। इससे क्लीन की हुई जगह पर दोबारा वॉक नहीं होती और फ्लोर या कारपेट पर फुटप्रिंट्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर मुझे अंडर फर्नीचर करना हो तो मैं पहले ओपन एरियाज को कंप्लीट कर लेती हूँ, देन कॉर्नर्स और फर्नीचर के नीचे वाली स्पेस पर फोकस करती हूँ, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और टाइम सेविंग टिप है। कारपेट्स कंप्लीट होने के बाद मैं रूम को थोड़ा फ्रेश एयर भी देती हूँ। एसी को फैन मोड पर सेट कर देती हूँ ताकि स्पेस नेचुरली फ्रेश हो जाए। देन फाइनली अपना फेवरेट फिनिशिंग टच करती हूँ, बहूर। बहूर की सॉफ्ट फ्रेग्रेंस पूरे रूम को एक वार्म, कोजी और वेलकमिंग फील देती है। डीप क्लीनिंग के बाद जब रूम क्लीन भी हो और फ्रेश स्मेल भी आ रही हो तो पूरी मेहनत को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये है रूम की फाइनल लुक। एक सिंपल स्टूडियो रूम लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और केयर के साथ कितना फ्रेश, ब्यूटीफुल और ओवरऑल अपीयरेंस मुकम्मल तौर पर एनहेंस हो जाती है। छोटी सी स्पेस भी वेल मेंटेन्ड, ब्यूटीफुली अरेंज और थॉटफुली ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो अपनी एक अलग ही ब्यूटी क्रिएट करती है। मेरा मानना है कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा ज्यादा स्पेस और एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जस्ट सफाई पर की गई मेहनत, ऑर्गेनाइजेशन और अपने घर को अहमियत देना भी काफी होता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लीनिंग व्लॉग विद मोर होम मेकिंग आइडियाज। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।